हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। आज की ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो डीसीपी, एमसीपी, टीसीपी, बेसिकली जो फास्फोरस की सोर्सेज होती हैं उनमें सबसे अच्छी सोर्स कौन सी होती है जो पशु की फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, उसके बारे में बनाई गई है। डिटेल में मैंने फास्फोरस को एनिमल न्यूट्रिशन में क्या अहमियत हासिल है, क्या इसका स्टेटस है, उसे बताने की कोशिश की गई है। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उन्हें उसकी समरी से मतलब होता है कि यार वीडियो का मकसद क्या था बनाने का। तो मकसद यही है कि सोर्स को बताया जाए कि कैसे फास्फोरस को प्रोवाइड किया जा सकता है, कौन सी सोर्स से बेस्ट फास्फोरस मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलता है। फास्फोरस क्या काम कर रहा है पशु के अंदर, उसके बुनियादी क्या ज़रूरत है, चाहे वो पोल्ट्री हो या फिर डेयरी एनिमल हो, उसमें फास्फोरस की क्या नीड है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि पशु जो है वो दीवार चाटने लगते हैं या फिर मिट्टी खाने लगते हैं, अपनी जिस रस्सी से बंधे होते हैं उस रस्सी को चबाने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब पशु मतलब खाने लगता है, चाटने लगता है, उसकी तरफ बढ़ता है, यूरिन पीता है ना, गोबर में भी कई बार अपना मुंह मारता है। और इसी तरीके से मुर्गियां भी जो हैं वो प्लास्टिक खाएंगी या फिर किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा नोचने लगेंगी, तो वहाँ पे कुछ फास्फोरस की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि 30 लीटर अगर गाय दूध दे रही है तो उसे कितना फास्फोरस चाहिए होता है, उसकी कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है रोमेनिया ने, जो कि एक डेयरी फीड प्रीमिक्स है। और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स डेयरी में, डेयरी न्यूट्रिशन में, डेयरी फीड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। फीड इनटेक बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देता है। और फीड इनटेक क्यों बढ़ता है? क्योंकि माइक्रोबियल जो हेल्थ है रूमेन की, वो इससे सुधरती है। तो ये ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जिससे एनिमल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लोग पूछते हैं कि सर ये रोमेनिया कैसे काम करता है या क्या है। तो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये इससे मैंने ये समझाने की कोशिश की है रोमेनिया के बारे में कि देखिए, जैसे ये डैम है, बांध जिसे कहते हैं ना, बांध बना लेते हैं, पानी को रोक लिया जाता है नदी के ऊपर, तो ये वाटर रिजर्वायर बन जाता है एक। और धीरे धीरे बांध के ज़रिए से यहाँ से पानी निकाला जाता है और उसे या तो इरिगेशन के लिए नहरों के ज़रिए से फसलों में इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को। और जब ये पानी यहाँ से निकलता है तो इससे बिजली भी बनती है। तो इससे एक तरीके से हम प्रोडक्टिव कुछ चीज़ हासिल करते हैं, बिजली भी हासिल करते हैं, फसलों के लिए पानी भी मुहैया कराते हैं बांध। अगर ये बांध ना हो तो यहाँ से पानी जो है या टूट जाए ये बांध, तो ये क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जितने घर वर होंगे या जो भी रिहायशी एक वो होगा, उसमें बहुत ख़तरा इससे मंडराता है कि अगर ये बांध टूट जाए। और बांध अगर बने ही ना तो इसकी कोई अहमियत भी नहीं है, पानी आ रहा है और बह रहा है बस, है ना। तो रोमेनिया इस बांध की तरह काम करता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रूमेन के अंदर, उनका एक रिजर्वायर बनता है और इधर की तरफ वो माइक्रोब्स को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट उसे देता है। तो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है उसे चैनलाइज करता है एक तरीके से बैक्टीरिया तक, और बैक्टीरिया को भरपूर टाइम मिलता है फीड को डाइजेस्ट करने में, जिसकी वजह से एनिमल का फीड इंटेक भी बढ़ता है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकालने की उसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मतलब आसान भाषा में कहें, डाइजेशन बढ़ जाता है। तो खैर, रोमेनिया के ऊपर ये वीडियो नहीं है, तो हम जल्दी से आगे चलते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं पहले ही बता दूं जो पूरी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें अ, उसके समरी से मतलब होता है कि लास्ट में बताया क्या गया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। आप लोगों की जहमत कम कर दूंगा मैं इसमें, ताकि आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। लेकिन वो लोग जो कि अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं,
डेयरी फार्मिंग में इग्नोरेंट नहीं रहना चाहते, पोल्ट्री में इग्नोरेंट नहीं रहना चाहते, तो चाहे पोल्ट्री हो या डेयरी हो, सबसे अच्छी जो सोर्स है फॉस्फोरस के लिए वो एमसीपी होती है। इसी वजह से ये बहुत महंगा मिलता है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट इसे कहते हैं, और ये बेस्ट सोर्स है फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादातर जो यूज़ होता है फीड के अंदर, चाहे पोल्ट्री हो या डेयरी हो, 70-80% जो यूज़ है वो डीसीपी का है, और ये एक अच्छी सोर्स है। इसे यूज़ करने के बाद भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं होती है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, टीसीपी जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, 2-4% शायद ये यूज़ होता है। ज़्यादा इसका यूज़ ह्यूमन के प्रोडक्ट बनाने में होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, और ये कैल्शियम इसके अंदर ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस बनिस्बत कम रहता है। तो बेस्ट जो है वो एमसीपी है, लेकिन ज़्यादा डीसीपी यूज़ होता है। तो एमसीपी और डीसीपी ही डेयरी में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी भी। लास्ट में इसे ठीक से मैं एक्सप्लेन दोबारा करूँगा। तो फॉस्फोरस बेसिकली क्या है कि सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मिनरल है एनिमल बॉडी के अंदर। सबसे ज़्यादा एनिमल बॉडी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों में होता है। हड्डियों में कैल्शियम के साथ लगा हुआ एक और मिनरल होता है जिसे हम फॉस्फोरस कहते हैं, या फॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है। ज़्यादातर जो फॉस्फोरस है वो हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में पाया जाता है। मतलब बॉडी के अंदर जितना भी फॉस्फोरस है वो ज़्यादातर हड्डियों में और दांतों के अंदर प्रेजेंट रहता है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस का जो डेप्रिवेशन होता है, जब फॉस्फोरस की कमी होती है, तो बोन की कंपोजिशन में भी वैसी ही कमी देखने को मिलती है हमें, जैसी कैल्शियम की कमी में जैसी चेंजेस आते हैं, तो वैसा ही हमें फॉस्फोरस की कमी में भी देखने को मिलता है। क्योंकि फॉस्फोरस जब भी प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, वो कैल्शियम के साथ जुड़कर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर कैल फॉस्फेट कम हो रहा है तो कैल्शियम भी अपने आप हड्डी के अंदर कम हो जाता है। लेकिन फॉस्फेट स्पेसिफिकली रिक्वायर होता है टू फॉर्म एंड मिनरलाइज द ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स। जैसा मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों एक साथ जब होंगे तभी हड्डी में मजबूती आएगी। ठीक है। यंग एनिमल्स जो होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके अंदर अगर हम देखें तो फॉस्फेट सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है एपोप्टोसिस के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स की। कॉन्ड्रोसाइट्स कौन सी सेल्स होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स दरअसल वो सेल्स होती हैं जो कि कार्टिलेज बनाती हैं। एक सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जो अगर आप मुर्गा खाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके जो टांग होती है, लेग पीस होता है, जब हम उसे खा लेते हैं तो उसके ऊपर एक सॉफ्ट सी बोन रहती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज जो सेल्स बनाती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स मैच्योर होके बोन बनती हैं। तो बोन शुरू से बोन नहीं होती है, बोन दरअसल वो कार्टिलेज ही होती है। फिर वो कॉन्ड्रोसाइट्स मरती रहती हैं, और जैसे जैसे वो मरती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, उसकी जगह ऑस्टियोसाइट्स आ जाती हैं और वो बोन बनाने लगती हैं। तो दरअसल कार्टिलेज के ऊपर ही बोन बनती है। तो अगर कॉन्ड्रोसाइट्स ना मरे, तो जो वो ग्रोथ प्लेट होती है जहाँ से हड्डी बढ़ रही होती है, वो क्लोज नहीं हो पाती। क्लोज नहीं हो पाती तो बोन की जगह वहाँ पर कार्टिलेज ही रह जाती है। उनके जो बोन्स के एंड्स होते हैं वो सॉफ्ट रह जाते हैं। वो चाहे बछड़े के अंदर हो, बकरी के बच्चे के अंदर हो, भेड़ के बच्चे के अंदर हो, या मुर्गी के चूजे के अंदर हो, हर एक जगह यही जो तरीका है फॉस्फोरस का, यही काम करता है। अगर वो कार्टिलेज वहाँ रह जाती है तो बोन के जो एंड्स होते हैं वो सॉफ्ट रह जाते हैं, और वो वेट को बेयर नहीं कर पाते ग्रोइंग एनिमल के, और उनमें लेमनेस आती है, और वो फिर लंगड़ापन हमें देखने को मिलता है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको फिर से दे दूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी दिया है, क्योंकि लोग वीडियो देख के डायरेक्ट उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को, तो हो सकता है कि आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि
जो वीडियो में बताया गया है वो आपके फार्म में फिट ना हो रहा हो। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगी, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन में रिसर्च पेपर से और बुक से ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपके इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है कोई कमी रह जाए। तो आप अगर स्पेसिफिकली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने फार्म में करना चाहते हैं, तो एक बार टेक्निकल एक्सपर्ट या किसी वेटनेरियन की सलाह ज़रूर ले लें, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। और जनरल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फार्म में और कोई चीज़ आप उसमें इम्प्लाई करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है, जैसे मैंने बताया कि ये बोन है, ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ग्रोथ प्लेट है, सही है। ये ग्रोथ प्लेट जब क्लोज होती है तो वहाँ पर फिर बोन बन जाती है, कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है और ये टफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बोन जैसे स्ट्रॉन्ग होती है ना। लेकिन अगर ये ग्रोथ प्लेट क्लोज ना हो तो ये कार्टिलेज ही रह जाती है, सॉफ्ट बोन रह जाती है। तो सॉफ्ट बोन अगर रह जाती है तो ये वेट बेयर नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं रही, इतनी ठोस सख्त नहीं हो पाई कि वो बर्ड का या एनिमल का वेट बेयर कर ले। अब ये चाहे एनिमल हो जिसके अंदर फास्फोरस डेफिशिएंसी है और इसकी ग्रोथ जो प्लेट्स जो हैं बोन्स की वो बंद नहीं हुई तो कार्टिलेज रह गई, और एनिमल के अंदर लेमनेस आ गई, या फिर वो मुर्गी का चूजा हो तो इस टाइप की जो लेमनेस आती है अक्सर, और भी फैक्टर्स होते हैं इसमें, ये नहीं ऐसा देख के हमेशा ये मत सोचिएगा कि ये फास्फोरस की ही कमी है। वही मैंने आपको बताया ना, एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है, लेकिन ये फास्फोरस की कमी में ये टीबियल डिस्कॉन्ड्रोप्लाजिया इसे कहते हैं और ये देखने को मिलता है। तो फास्फोरस बताया जैसे कि 80% हड्डियों के अंदर होता है, और वो हड्डियों में क्या काम करता है, अगर फास्फोरस की कमी हो तो ग्रोथ प्लेट क्लोज नहीं होती है और वहाँ पर कार्टिलेज बना रह जाता है, और वो कार्टिलेज जो है वो वेट को बेयर नहीं कर पाता और लेमनेस आ जाती है, चाहे गाय भैंस हो या फिर मुर्गी हो। जो 20% बचा हुआ फास्फोरस होता है वो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो है वो देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और कई सारे फंक्शंस वो फास्फोरस, वो जो सॉल्युबल फास्फोरस है, वो कई सारे फंक्शंस उससे देखने को हमें मिलते हैं, वो परफॉर्म करता है वो फास्फोरस। तो फास्फोरस सबसे अहम, देखिए बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है, हमारा डीएनए, जो डीएनए और आरएनए है, जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन कोड है जो हर चीज़ को डायरेक्ट कर रहा है, हर चीज़ को गाइड कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। डीएनए का एक सोर्स, एक कंपोनेंट होता है फास्फोरस। मैंने पिछली वीडियो में जो यूरिया, एनपीएन और बीयूएन वाली थी उसमें आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो डीएनए की जब बात की थी, आप वो वीडियो देखेंगे, गौर करेंगे अगर उसमें, तो वहाँ पर CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और पी की बात की थी। एस मतलब सल्फर की भी बात की थी, और पी की बात की थी, मतलब फॉस्फेट ग्रुप की भी बात की थी। तो वो जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो डीएनए के अंदर फास्फोरस से आते हैं, मतलब फास्फोरस चाहिए उसे डीएनए को बनाने के लिए। अगर फास्फोरस नहीं होगा तो डीएनए सही नहीं बन पाएगा या बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो और डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी तो कोई ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिलेगी। साथ साथ डीएनए का तो पार्ट होता ही है फास्फोरस, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बिना मेम्ब्रेन के सेल बन नहीं सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और वो बिना फास्फोरस के, मतलब फैट होता है, फैट के अंदर फास्फोरस जोड़ा रहता है, बिना फॉस्फोलिपिड के सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती है। इसके अलावा फॉस्फेट, ऑस्मोटिक और एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर बनाने में काम आता है। मेरी पुरानी वीडियो जो उसके ऊपर है, एसिड बेस बैलेंस के ऊपर, उसमें मैंने फॉस्फेट बफर का बखूबी मतलब एक्सप्लेन किया है उसे। इसके बाद फास्फोरस एटीपी का पार्ट है और क्रिएटिनाइन, क्रिएटिन फॉस्फेट का पार्ट होता है। एटीपी क्या है कि ये एनर्जी करेंसी है। एनर्जी जो बॉडी में कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बन रही है, ट्रांसफ़र हो रही है,
वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ये। जब वो टर्मिनल फॉस्फेट टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, चाहे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, आप बोल रहे हो, दूध बन रहा हो, दूध का प्रोटीन बन रहा हो, अंडा बन रहा हो, ब्रॉयलर के अंदर मीट प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ जो भी चीज़ हो रही है, चल रही है, ज़िंदगी जो चल रही है, वो एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट का जो ग्रुप होता है, फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है, जब वो टूटता है तो एनर्जी निकलती है। और जब वो टूटता है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर वहाँ पर आके एक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है, फिर एटीपी बनाई जाती है। तो बिना फॉस्फोरस के एनर्जी नहीं, मतलब पैदा की जा सकती किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो इंसान हो। ठीक है, इसी तरीके से एटीपी क्रिएटिन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पर भी एनर्जी, लोग बॉडी बिल्डर होते हैं ना, क्रिएटिन खाते हैं। तो क्रिएटिन क्यों खाते हैं? वो एक तरीके से एटीपी फॉस्फोरस को, अपने फॉस्फेट को क्रिएटिन फॉस्फेट में ट्रांसफ़र कर देती है। क्रिएटिन फॉस्फेट और भी जल्दी एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो फॉस्फोरस जो होता है वो रेगुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को भी, जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उन्हें भी रेगुलेट करता है। और जो र्यूमेन के अंदर की माइक्रोफ्लोरा है, जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो बिना फॉस्फोरस के मतलब काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया ना, डीएनए आरएनए का पार्ट है, क्योंकि वो डिवाइड भी होंगे, अपने डीएनए को डिवाइड करेंगे और उन्हें एटीपी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो लो फॉस्फोरस डाइट में माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस इम्पेयर होती है, ठीक से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते एनिमल से प्रॉपर, क्योंकि माइक्रोब्स की हेल्थ ठीक नहीं होती फॉस्फोरस की कमी की वजह से। तो एनिमल के अंदर फॉस्फोरस की तो कमी जो हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन उसके र्यूमेन के अंदर भी माइक्रोब्स को भी फॉस्फोरस की नीड होती है। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि एनिमल जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें भी फॉस्फोरस का पार्ट होता है, जैसे बताया फॉस्फोलिपिड के ज़रिए से। तो वो जो ग्लाइकोलाइटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, वहाँ पर भी फॉस्फोरस चाहिए चाहिए होता है ना। और फाइटेड डेरिवेटिव जो होते हैं, जो फॉस्फोरस के बने होते हैं, मतलब जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है, वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, मतलब जो एक तरीके से सेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं ऑर्गन्स के अंदर, लीवर के अंदर, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, उनका पार्ट होता है फॉस्फोरस। ठीक है, जिसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज से जोड़ा जाता है, उन फाइटेट को लिया जाता है और उनसे सेल्स जुड़ी रहती हैं। इनके फॉस्फोरस के मतलब रोल्स बताने का मकसद ये है कि बेसिक लाइफ का एक एलिमेंट है फॉस्फोरस। ठीक है, और बिना इसके हम नहीं सोच सकते हैं कि हम एनिमल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी इतनी खूबियां बताने के बाद आप अपने दिमाग में ये मत मतलब भर लीजिएगा कि बस अब आपका फोकस फॉस्फोरस पे ही हो जाए, क्योंकि होता यही है। मैं प्रोटीन के ऊपर अगर कोई वीडियो बना दूंगा, या कोई मैं ना बनाऊं, कोई और बनाए, या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ लें, कोई मैगजीन में कुछ पढ़ लें, इंटरनेट पे पढ़ लें, तो आपका फोकस यही हो जाता है कि यार सब कुछ यही है। ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। लेकिन कई बार कमियां फार्मिंग के अंदर ऐसी होती हैं जो बहुत ऑब्वियस होती हैं, उनके लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है कि यार ये क्या है, ये कमी क्यों है ना, एनिमल क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, बर्ड क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है। तो उसे देखने के लिए इस नॉलेज की ज़रूरत होती है ना। तो जब एनिमल को पर्याप्त फॉस्फोरस नहीं मिलता है, देखिए, जो शुरुआत हुई किसी भी एनिमल न्यूट्रिशन में, किसी भी न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, वो किसी मतलब ये सिम्टम्स कह लें, लक्षण कह लें, वो अ, मतलब देखे गए लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किए गए, फिर उन्हें रिसर्च में, बुक्स में बताया गया। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इतने सारे पशु यहाँ पर मरे पड़े हैं, ये दरअसल बोटुलिज्म का केस है। बोटुलिज्म का मतलब ये है कि ये गाय मिट्टी खाती थी और मिट्टी खाने से ये गाय मर गई। ठीक है,
कोई भी कहता है कि मेरा एनिमल मिट्टी खाता है, तो मैं उससे मना करता हूँ कि यार कोशिश करो कि ये मिट्टी ना खाए। पटियाला वाले फार्म में जो हम गए थे, मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी, वहाँ पे भी एनिमल मिट्टी खा रहे थे और जिसकी वजह से एनिमल मर भी रहे थे। तो बॉटुलिज्म एक बीमारी होती है जिसे रूमिनेंट्स के अंदर, ये अफ्रीकन वर्ड है, इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, स्टाइफ्सकेट एंड लेम्जिकेट करके कुछ बीमारियां हैं। तो ये दरअसल एनिमल के मिट्टी खाने की वजह से होती हैं और ये बॉटुलिज्म, जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो चले जाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह या इकोलाई वगैरह, और वो एनिमल को के इन्फेक्शन करते हैं इंटेस्टाइन का और एनिमल की डेथ हो जाती है। तो एनिमल की बेसिकली फास्फोरस की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई है, फास्फोरस की कमी की वजह से एनिमल की क्रेविंग्स बढ़ गई हैं, मिट्टी खाने की, मिनरल खाने की, दीवार को चाटने की, रस्सी चबाने की, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो एनिमल के अंदर चले जाते हैं और उसकी बीमारी से एनिमल मरता है। ठीक है, तो ये इन केसेस में एनिमल के अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रोथ बहुत पुअर होती है ना, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं और ओस्टियोफेजिया, हड्डियों को चबाने की एक टेंडेंसी एनिमल के अंदर आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, एक वीडियो आई थी जिसके अंदर वो बकरी जो थी वो मछली खा रही थी। ठीक है, उसके अंदर डाला हुआ था, कहीं साउथ का वो वीडियो था। तो उन एनिमल्स के अंदर भी दरअसल फॉस्फोरस की जो क्रेविंग्स होती हैं, वो हड्डी को या उसके अंदर जो एक कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसको खाने के लिए एनिमल उसे भी खाने लगता है, मतलब नॉन वेज को भी खाने लगता है। तो सबसे पहला सिम्टम जो फास्फोरस की कमी का होता है वो होता है एनोरेक्सिया। मतलब एनोरेक्सिया का मतलब है कि खाने में इंटरेस्ट ना लेना। भूख ना लगना एक अलग चीज़ होती है, एनोरेक्सिया एक अलग चीज़ होती है कि यार हमारा खाने का मन ही नहीं है, भूख लग भी रही है तब भी मन नहीं करता है खाने का, तो उसे कहते हैं हम एनोरेक्सिया। इस कंडीशन में पहुंचने में एनिमल को काफ़ी टाइम लगता है। मतलब फास्फोरस ऐसा नहीं है कि अचानक से कल तो हम दे रहे थे, हमने डीसीपी देना बंद कर दिया मान लीजिए, और अगले दिन या अगले हफ्ते हमारा एनिमल ये शो करने लगा। महीनों लग जाते हैं एनिमल को ये सिम्टम शो करने में, एनोरेक्सिया शो करने में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। हो सकता है आप पूरा फास्फोरस का न्यूट्रिशन भी दे रहे हो तब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना। तो फास्फोरस की कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। तो देखा जाए तो एनिमल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जैसे मैंने एनोरेक्सिया के बारे में आपको बताया कि एनिमल इंटरेस्ट ही नहीं लेता है खाने में। ठीक है, तो उसके पेट के अंदर दरअसल माइक्रोब्स होते हैं, जो ह्यूमन होता है उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। तो ये जो फास्फोरस होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जैसे बताया ना मैंने आपको कि डीएनए और आरएनए का, बिना डीएनए आरएनए के डिवाइड नहीं कर सकता है बैक्टीरिया, और डीएनए आरएनए बिना फास्फोरस के नहीं बन सकते हैं। फास्फोरस फॉस्फोलिपिड्स में भी प्रेजेंट्स है, मेम्ब्रेन बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए, एटीपी के लिए फास्फोरस चाहिए, क्योंकि एटीपी नहीं बनेगी तो माइक्रोब्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो ह्यूमन के माइक्रोब्स दरअसल फास्फोरस को की रिक्वायरमेंट एनिमल के साथ साथ माइक्रोब्स को भी होती है। इसके अलावा फॉस्फेट जो हैं वो बफर की तरह काम करते हैं, पीएच रेगुलेट करते हैं, पीएच ठीक रहती है तो माइक्रोब्स का सर्वाइवल अच्छा होता है। और सेलुलर सिग्नलिंग होती है। सेलुलर सिग्नलिंग का मतलब ये है कि फॉस्फोरस, जब तक फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा किसी, मतलब प्रोटीन को अगर काम कराना है, कोई प्रोटीन अगर कोई काम कर रहा है, तो वो प्रोटीन जो काम करेगा तो उसे एक स्विचिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हम पंखा चलाते हैं तो स्विच ऑन कर देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आ, मतलब जो प्रोटीन होते हैं उन्हें अगर काम करवाना है सेल के अंदर से, तो एंजाइम्स आएंगे और उन्हें फॉस्फोराइलेट करेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन से वो, तो ये सेल सिग्नलिंग में भी फॉस्फोरस का ज़रूरत होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर एनिमल की सेल्स हो। तो फास्फोरस की अगर कंसंट्रेशन
3 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाती है र्यूमेन के अंदर, तो उसे फॉस्फोरस डेफिशिएंसी हम कहते हैं। इसके बाद आता है पाइका। पाइका फॉस्फोरस से रिलेटेड एक बहुत ही मशहूर साइन है या सिम्टम इसे कह लीजिए। इसका मतलब होता है डिप्रेव्ड एपेटाइट। एनिमल को भूख लगनी बंद हो जाती है। वो भूख, एक तो खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता, जैसे होता है कि भूख है लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक होता है पाइका। पाइका में भूख ही नहीं लगती है, ठीक है, एनिमल को। और क्रेविंग्स जगती हैं, मतलब भूख नहीं लग रही है लेकिन ये है कि बस ये, जैसे हमारा होता है कि ये खाने का मन हो रहा है, चिप्स खाने का मन हो रहा है, पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है ना। अब भाई अगर भूख है तो कुछ भी खा लो, सूखी रोटी भी आपको वो होगा। लेकिन क्रेविंग्स आती हैं। क्रेविंग्स का मतलब ये है कि एबनॉर्मल मटेरियल, पाइका की कंडीशन ऐसी होती है कि मतलब क्रेविंग्स आती हैं कि उसकी वो अपनी जो भी डेफिशिएंसी है उसे पूरा करना चाहता है, तो वो एबनॉर्मल चीज़ें खाने लगता है, जैसे सॉइल, लकड़ी, फ्लैश, मतलब मांस तक एनिमल खाने लगते हैं, जो मैंने बताया ना आपको। जैसे बकरी का एक वीडियो आया था जिसमें वो मछली खा रही थी, तो या फिर बोन्स को चबाने लगते हैं, ऐसे भी मतलब रिसर्च पेपर्स हैं। और ये सब मैंने मतलब बुक से लिया है, रिसर्च पेपर्स से लिया है इन चीज़ों को। तो एनिमल पाइका की कंडीशन में ऐसे पहुंच जाता है और वो जो कुछ भी उसे दिखती है नॉर्मल सी चीज़ जो उसे नहीं खानी चाहिए उसे वो खाने लगता है। ऑस्टियोफेजिया देखने को मिलता है, क्रेविंग फॉर बोन्स, वो बोन्स खाना चाहता है। अच्छा, बोन्स ऐसी होती हैं कि इधर उधर कहीं भी पड़ी रहती हैं, जैसे ना लोग फेंक देते हैं खा के उन्हें, तो मैदान में या कहीं पे, तो एनिमल को अगर वो मिल जाती है तो एनिमल उसे, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे अगर वो मिल गई तो वो उन्हें चाटने लगते हैं, खाने लगते हैं। सार्कोफेजिया मतलब क्रेविंग फॉर फ्लैश, फ्लैश खाता है एनिमल। ये स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं पाइका की जो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पाइका के डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं क्योंकि इससे बॉटुलिज्म जुड़ा है ना। और बॉटुलिज्म का क्या मतलब है, जो क्लोस्ट्रीडियम है वो या तो मिट्टी के अंदर होगा या फिर जो कार्कस है एनिमल का, जैसे मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसे एनिमल चाटने लगेगा, खाने लगेगा, है ना। तो उसे भी, वो भी कंडीशन ऐसी होती है, जैसे कई बार मरने के जब बछड़ा पैदा होता है उसकी जेर गिरती है तो एनिमल अपनी जेर भी खा जाता है ना? क्यों खाता है वो? इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर डेफिशिएंसी, बहुत एग्रेसिव डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे चीज़ों को, अजीब अजीब चीज़ों को खाने से फिर एनिमल बीमार पड़ता है और वो मतलब मर भी जाता है उससे। एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, मतलब जब अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो स्केलेटल और नॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे मैंने बताया कि फास्फोरस की कमी से वो ग्रोथ प्लेट क्लोज नहीं हो पाती हैं। और ऐसे ही साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कैल्शियम की कमी में एनिमल के अंदर देखने को मिले। और हैंस हों या फिर काउज हों, उनके अंदर एक लेथार्जिक हो जाती है और वो खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ये फास्फोरस, पर्टिकुलर फास्फोरस डेफिशिएंसी है, ये केज लेयर फटीग है कि जिसके अंदर बोन्स का कैल्शियम, फास्फोरस सब मतलब काफ़ी हद तक निकल जाता है। जॉइंट्स इस लायक नहीं रहते कि बर्ड अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और ये ऐसा ही एनिमल के अंदर भी देखने को मिलता है फास्फोरस की कमी से। फर्टिलिटी पे फास्फोरस का बहुत गहरा असर पड़ता है, फास्फोरस की कमी का। ईस्ट्रस जो होती है एनिमल की वो इरेगुलर हो जाती है, कंसेप्शन डिले होने लगता है। और ये इनफर्टिलिटी ऐसी होती है कि अगर हम फास्फोरस की कमी को पूरा कर देते हैं तो एनिमल तुरंत हीट में भी आने लगता है और उसकी फर्टिलिटी भी रिस्टोर हो जाती है। इनफर्टिलिटी जो है, लेकिन ये लेट साइन है, ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी डायरेक्ट हो गई फास्फोरस की कमी से। पहले बीच के सिम्टम्स भी देखने को आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए एनिमल
नहीं खाना छोड़ देगा, एनोरेक्सिया होगा, फीड में इंटरेस्ट नहीं लेगा या एबनॉर्मल चीज़ें खाने लगेगा, लंगड़ापन शो करेगा, लेजीनेस, लेथार्जिक हो जाएगा एनिमल, तो ऐसी चीज़ें शो करेगा, फिर फर्टिलिटी उसकी डाउन होगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अगर बाकी चीज़ें सही हैं और इनफर्टिलिटी है तो आप ये सोचें कि फॉस्फोरस की कमी है, जबकि आप डीसीपी वीसीपी भी उसे पूरा दे रहे हैं। लेकिन फॉस्फोरस की कमी में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, कंसेप्शन डिले हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है एनिमल के अंदर, और जैसे ही फॉस्फोरस का सप्लीमेंटेशन किया जाता है तो एनिमल की फर्टिलिटी वापस लौट आती है। एक पर्टिकुलर फिनोमेना होता है काउज के अंदर जिसे स्लाइवरी फ्लो ऑफ फॉस्फोरस कहते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है माइक्रोब्स को भी, माइक्रोब जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब कुदरत ने इस बात का इंतज़ाम किया है कि अगर बाहर से फॉस्फोरस ना मिले, एनिमल को इतना फीड ना मिले, इतना उसे सप्लीमेंट्स ना दिए जाएं, तो कुदरत ने जो एनिमल की बोन्स हैं उनसे ही इंतज़ाम बनाया है कि माइक्रोब्स की फॉस्फेट रिक्वायरमेंट्स को कुछ हद तक पूरा किया जा सके जिससे एनिमल ज़िंदा रहे। काउज लगभग 150 से 200 लीटर तक थूक प्रोड्यूस करती हैं एक दिन में। ठीक है, क्योंकि उनका जो च्यूइंग होती है और रूमिनेशन होता है, जो जुगाली करते हैं एनिमल, उनमें खूब सारा थूक प्रोड्यूस होता है जो कि रूमेन के अंदर जाता रहता है। इस सलाइवा के अंदर, इस थूक के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, और ये फॉस्फेट्स कहाँ से आते हैं? ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड के अंदर से सलाइवा के अंदर, थूक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है फॉस्फेट की सलाइवा के अंदर, वो डिपेंड करती है ब्लड के अंदर फॉस्फेट की कितनी कंसंट्रेशन है। अगर वो कंसंट्रेशन कम है तो सलाइवा के अंदर भी फॉस्फोरस कम आता है, फॉस्फेट कम आते हैं। सलाइवा के अंदर कम आएंगे, थूक के अंदर कम आएंगे, तो र्यूमेन के अंदर भी फिर वो कम जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर माइक्रोब्स उससे अफेक्ट होते हैं, डाइजेशन एनिमल का डाउन हो जाएगा जब माइक्रोब्स ही फंक्शनिंग नहीं रहेंगे तो र्यूमेन के अंदर फॉस्फेट के दो एसेंशियल काम होते हैं, दो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं। पहला तो बफरिंग का है, जैसे फॉस्फेट्स हैं वो बफर करते हैं, र्यूमेन को बफरिंग करते हैं, उसकी मतलब एसिड बेस बैलेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन माइक्रोब्स को फॉस्फोरस चाहिए होता है। तो काओ 30 से 50% डेली जो फॉस्फोरस इनटेक वो करती है, एनिमल मतलब एनिमल करता है, काओ करती है, वो सलाइवा में उसका आ जाता है और वो फिर ह्यूमन में चला जाता है। मतलब र्यूमेन में गया फॉस्फोरस, एनिमल ने यूटिलाइज किया, मान लीजिए डीसीपी की फॉर्म में आपने दिया, एमसीपी की फॉर्म में आपने दिया, वो गया सीधा एनिमल के र्यूमेन के अंदर, और र्यूमेन में जाके उसने माइक्रोब्स का रिक्वायरमेंट पूरा किया। फिर क्योंकि माइक्रोब्स कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, वहीं पे डाइजेस्ट हो जाते हैं वो मेसम के इंटेस्टाइन के अंदर जाके, फिर वो फॉस्फोरस एनिमल के अंदर चला जाता है, फिर वो सलाइवा के ज़रिए से जो एक्सेस फॉस्फोरस होता है फिर वो र्यूमेन के अंदर आ जाता है। तो इसे स्लाइवरी साइकिल कहते हैं, फॉस्फोरस की स्लाइवरी फ्लो ऑफ फॉस्फोरस कहा जाता है। तो फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं डेयरी काउस की, उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रोइंग कैटल जो है, हीफर्स होती हैं, फर्स्ट लैक्टेशन में जो आने वाली हैं, या सेकंड लैक्टेशन, इवन थर्ड लैक्टेशन तक एनिमल ग्रो करता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पर केजी जो ड्राई मैटर इनटेक होता है उसके हिसाब से यहाँ पर बताई गई हैं। लगभग 1.7 से 4.5 ग्राम फॉस्फोरस पर केजी ड्राई मैटर को रिकमेंड किया जाता है अगर सलाइवरी फ्लो रेट कम है। जो बताया ना, अगर थूक में कम फॉस्फोरस आ रहा है तो लगभग 1.7 से 4.5 ग्राम फॉस्फोरस दिया जाता है डाइट में। अगर सलाइवरी फ्लो रेट ठीक है तो 3.3 टू 4.4 ग्राम पर फॉस्फोरस पर केजी ड्राई मैटर दिया जाता है। तो मतलब ये मान लें आप 3 से 4 ग्राम फॉस्फोरस पर केजी ड्राई मैटर हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से प्रेग्नेंट एनिमल में लगभग 1.5 ग्राम फॉस्फोरस पर केजी ड्राई मैटर दिया जाता है। लैक्टेटिंग एनिमल के अंदर
अगर मान लीजिए 600 किलो की गाय है, 10 से 40 लीटर तक अगर दूध प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे 2.5 से 3 ग्राम फॉस्फोरस पर केजी ड्राई मैटर दिया जाता है। मिक्स डाइट के अंदर ये किताबों में लिखी है बात, अगर हाई यील्डिंग काउज भी हैं और मिक्स डाइट दी जा रही है, भूसा भी है, साइलेज भी है, हरा चारा भी है और कंसनट्रेट फीड भी है, तो अलग से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी डीसीपी, टीसीपी, एमसीपी, वेमसीपी जो भी मिलता है वो मिलाया जाता है फीड के अंदर, ताकि एनिमल की फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट उसे कमी ना पड़े। एक और बात है, अगर हम फॉस्फोरस की शुरुआत में ओवर फीडिंग कर देते हैं, मतलब हमें ये लगता है कि यार शुरू में एनिमल ज़्यादा दूध दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि हड्डियों के अंदर से जो फॉस्फोरस निकल गया है शुरुआती लैक्टेशन के अंदर, उसे शुरू में ही, शुरुआती लैक्टेशन में ही ज़्यादा फॉस्फोरस दे के रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, निगेटिव फॉस्फोरस बैलेंस बना ही रहता है। तो उसे अगर आपको करेक्ट करना है, जो अर्ली लैक्टेशन में फॉस्फेट निकल गया बोन से, तो उसे लेट लैक्टेशन में डीसीपी देकर या फॉस्फोरस देकर उसे पूरा किया जाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस की जो हमने नीड्स देखी हैं, उन फॉस्फोरस की उन नीड्स को अगर हम मतलब समझ लें, जैसा अभी बताया आपको कि माइक्रोब्स की भी नीड है और माइक्रोब्स के साथ साथ एनिमल की अपनी नीड्स भी हैं। ठीक है, तो उसकी अपनी नीड अगर पूरी नहीं हो रही है तो एनिमल क्या करेगा, उल्ट मतलब अजीब चीज़ें मिट्टी खाने लगेगा, और जैसे मैंने बताया आपको बोन्स चबाएगा, है ना, दीवार चाटेगा। और अगर माइक्रोबियल नीड भी उसकी पूरी नहीं हो रही है, स्लाइवरी फ्लो रेट कम है, तो वो एनिमल ऑफ फीड हो जाते हैं। ठीक है, खाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं वो। तो पाइका का दरअसल डेवलप होने का यही रीज़न एक समझ में हमें आता है। तो फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट एक 30 लीटर की गाय की कितनी हो सकती है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं। तो 650 किलो की अगर गाय है ना, और 30 लीटर वो दूध दे रही है हमें, तो कितना उसे हम फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले ड्राई मैटर इनटेक देखते हैं। तो एनआरसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है ड्राई मैटर इनटेक निकालने का। तो 600 किलो का, 650 किलो का एनिमल है, तो उसका अराउंड 23.7 या ये कहिए 24 kg एक दिन में ड्राई मैटर उसे खाना चाहिए। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है 3.5 से 4% बॉडी वेट की। अब फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट कैसे निकलती है, तो एब्जॉर्ब फॉस्फोरस जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, वो 0.0054 इंटू बॉडी वेट को केजी में इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लगभग 650 किलो के एनिमल को 3.5 ग्राम के लगभग मेंटेनेंस के लिए फॉस्फोरस चाहिए। इसके अलावा 0.9 ग्राम फॉस्फोरस 1 लीटर दूध में निकलता है। तो 30 लीटर अगर दूध हो रहा है तो लगभग 30 ग्राम के करीब, 30.5 ग्राम के करीब उसमें फॉस्फोरस निकल जाता है दूध के अंदर। और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है, मतलब जो पूरा फॉस्फोरस देंगे आप, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ 64% ही एब्जॉर्ब होता है। तो इसका मतलब लगभग 47 या 48 ग्राम फॉस्फोरस डेली एनिमल को चाहिए, जो 650 किलो का हो और 30 लीटर दूध वो दे रहा हो। तो डीएमआई जैसे हमने देखा कि ड्राई मैटर इनटेक 24 किलो ड्राई मैटर इनटेक एक एनिमल 650 किलो का खा लेता है। हालांकि हमने तो लगभग 30-32 किलो तक ड्राई मैटर इनटेक एनिमल का ले गए पटियाला वाले फार्म में। तो वहाँ पर तो हमने 30 किलो से भी ज़्यादा, 650 किलो का एनिमल को 30 किलो से भी ज़्यादा ड्राई मैटर इनटेक करवाया। मतलब एनिमल खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। बहरहाल, तो अ, अगर हम इस मतलब उस पे देखें तो 47.67/24 करें तो 0.199% फॉस्फोरस शुड बी प्रेजेंट इन द फीड। लेकिन एनआरसी हमें रिकमेंड करती है लगभग 3.5 से, मतलब 0.35 से 0.4% फॉस्फोरस ऑन ड्राई मैटर बेसिस।
तो इसे अगर हम देखें तो 84 ग्राम फॉस्फोरस आएगा। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन इतनी है, एनिमल की रिक्वायरमेंट तो कम है, लेकिन माइक्रोब्स की भी रिक्वायरमेंट को हम ध्यान में रख के चलते हैं। अब पोल्ट्री की भी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो पोल्ट्री की बिल्कुल स्ट्रेट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ब्रॉयलर की बात करें हम, स्ट्रेट रन जो ब्रॉयलर्स होते हैं, कॉफ 400, 430 और इनके सबके सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। प्री स्टार्टर में 0.45% फॉस्फोरस दिया जाता है, स्टार्टर में 0.42 और फिनिशर में 0.4। देखिए ये भी उसी रेंज के नीड्स हैं, जैसे मतलब जो कैटल में चाहिए 0.35 टू 0.4%, ऐसा ही पोल्ट्री में भी लगभग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इसे, लेकिन है उसी रेंज का, है ना। ये ब्रीडर के कॉफ 430 ब्रीडर के रिकमेंडेशंस हैं। तो यहाँ पर भी आप 4.45, 0.42, 0.42, 0.38, 0.42 इतना ही फॉस्फोरस यहाँ पर भी चाहिए होता है। और ये लेयर के नीड्स हैं BV300 के। 0.48 स्टार्टर वन में, 0.46, 0.42, 0.42। तो पोल्ट्री को भी 0.4 से 0.45 तक की फॉस्फोरस की नीड रहती है, सही है। और एनिमल को, लाइव स्टॉक को 0.35 टू 4.4% तक फॉस्फोरस डाइट में चाहिए होता है। तो दोस्तों ये फॉस्फोरस की जो नीड्स हैं, इन्हें पूरा करना एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कौन सी वो सोर्सेज हैं? फॉस्फोरस फीड के अंदर भी प्रेजेंट रहता है इन दी फॉर्म ऑफ फाइटेट। रूमिनेंट्स तो फाइटेट में से फॉस्फोरस निकाल लेते हैं, लेकिन पोल्ट्री नहीं निकाल पाती है, ठीक है। तो हमें फाइटेज एंजाइम्स यूज़ करने पड़ते हैं पोल्ट्री के अंदर, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर सोर्स फॉस्फोरस की देनी पड़ती है। तो 3 सोर्सेज जिनका जिक्र किया, थंबनेल में भी आपने देखा। एक मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एक डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एक ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो केमिकल फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मतलब 2 कंपोनेंट इसमें फॉस्फोरस के हैं और एक कंपोनेंट कैल्शियम का है, ठीक है। और इसमें डीसीपी में एक कैल्शियम है, एक फॉस्फेट का कंपोनेंट है। फिर आता है टीसीपी। टीसीपी में कैल्शियम के 3 है, फॉस्फेट के 2 हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस एमसीपी में होता है, फिर डीसीपी में होता है, और सबसे कम फॉस्फोरस टीसीपी में होता है, अगर हम कंपेयर करें तो। सॉल्युबिलिटी सबसे अहम चीज़ होती है। पानी के अंदर अगर सॉल्यूबल है तो वो तुरंत टूट जाता है, और टूट जाएगा तो अवेलेबल आसानी से हो जाएगा, तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी एमसीपी की होती है, फिर डीसीपी का नंबर आता है, और सबसे कम सॉल्युबल टीसीपी होता है, ठीक है। ये आसानी से घुलता नहीं है, इसी वजह से ये इसकी फॉस्फेट या फॉस्फोरस अवेलेबल कराने की कैपेसिटी भी कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा एमसीपी की होती है, और फिर डीसीपी की, और सबसे कम टीसीपी की। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबल एमसीपी होता है, फिर डीसीपी का नंबर आता है, और सबसे कम टीसीपी होता है। तो डेयरी के अंदर भी ऐसा ही ये ऑर्डर है, मतलब एमसीपी सबसे ज़्यादा, डीसीपी फिर, और फिर सबसे कम टीसीपी। कैल्शियम कंटेंट अगर हम देखें तो सबसे कम कैल्शियम एमसीपी में होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम तो हम एलसीपी से, कैल्साइट से भी पूरा कर लेते हैं, एलएसपी से। फिर कैल्शियम डीसीपी में 20 से 24% तक होता है, और टीसीपी में बहुत ज़्यादा होता है ना। यही वजह होती है कि इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है पानी के अंदर। फिर फास्फोरस का कंटेंट आता है। फास्फोरस एमसीपी में सबसे ज़्यादा होता है, 24% तक, और डीसीपी में तो 16-17% ही आता है। वैसे जो नॉर्मल अगर आप कहीं से लेंगे तो 16-17% ही मिलता है, लेकिन ये कहा जाता है कि डीसीपी अगर प्योर है तो 21% तक चला जाता है, 20-21% तक। और टीसीपी के अंदर भी 18-20% तक होता है, लेकिन टीसीपी में भी 16-17% ही देखने को मिलता है। तो कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो अगर हम देखें तो एमसीपी में कम रहता है, 1 से कम है, और ये बहुत ही मतलब रिक्वायर्ड होता है।
डीसीपी में ये कैल्शियम फास्फोरस रेशो लगभग 1.1 टू 1.3 का होता है। टीसीपी में कैल्शियम फास्फोरस रेशो बहुत ज़्यादा होता है, 2 के लगभग का होता है। तो फास्फोरस की अगर नीड ज़्यादा है या फास्फोरस को हमें इंक्लूड करना है तो एमसीपी को हम रिकमेंड सबसे मतलब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स है। फिर उसके बाद डीसीपी का नंबर आता है, और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो टीसीपी को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मतलब थर्ड नंबर पे हम इसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने फास्फोरस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और ये जाना कि एमसीपी सबसे अच्छी सोर्स है फास्फोरस की, और उसकी कमी से क्या क्या एनिमल के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उन सब चीज़ों को जाना हमने इस वीडियो में। अगली किसी वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और बीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 kg के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं।